पाकिस्तान में गैर मनकूला जायदाद के कब्जा वापसी की बाबत जो सिविल लॉ है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है। यानी जिसके तहत कोई शख्स जो है वो सिविल कोर्ट में दावा दायर करके अपना जो कब्जा है वो आगदर करवा सकता है या वापस हासिल कर सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1870 के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो है ये दोनों गैर मनकूला जायदाद के कब्जा वापसी की बाबत जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन इनमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जो सेक्शन 8 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। यानी अगर किसी शख्स से जो कब्जा है उसकी मर्जी से या उसकी मर्जी के बगैर या कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो या दीगर किसी तरीके से कोई शख्स जो है किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हकदार बन जाता है, तो ऐसा शख्स जो है वो सेक्शन 8 के तहत जो है वो दावा दायर करके अपना जो कब्जा है वो आगदर करवा सकता है। जबकि जो सेक्शन 9 है इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर किसी शख्स से जो कब्जा है ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बरक्स गैर कानूनी तरीके से छीना गया हो या हासिल किया गया हो, तो ऐसा शख्स जो है वो सेक्शन 9 के तहत जो है वो दावा दायर करके अपना जो कब्जा है वो आगदार करवा सकता है। तो इस तरह जो सेक्शन 9 है इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कब्जा जो है किसी से गैर कानूनी तरीके से उसकी मर्जी के बरक्स हासिल किया गया हो या छीना गया हो। फिर जो सेक्शन 9 है इसमें लिमिटेशन का भी इशू है। यानी इसके तहत जो दावा दायर करने की मियाद है वो 6 माह है। यानी जिस दिन किसी शख्स से कब्जा छीना गया है उस तरीक से लेकर 6 माह के अंदर अंदर जो है वो सेक्शन 9 के तहत जो है वो दावा दायर करना जरूरी होता है। लेकिन अगर 6 माह का टाइम गुजर जाए तो फिर सेक्शन 9 के तहत जो है वो दावा काबिल रफ्तार नहीं होता। लेकिन ऐसी सूरत में क्योंकि सेक्शन 8 के तहत जो है किसी शख्स को अनलिमिटेड जो है वो रेमेडी हासिल होती है, स्कोप है सेक्शन 8 का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है, तो ऐसी सूरत में फिर ऐसा शख्स जो है वो सेक्शन 8 के तहत दावा दायर कर सकता है। लेकिन सेक्शन 9 के तहत जो है वो दावा दायर करने के लिए 6 माह के अंदर अंदर दावा करना जरूरी है। क्योंकि जो सेक्शन 9 है इसके तहत जो दावा दायर होता है वो एक समरी ट्रायल की सूरत में होता है, जिसमें किसी भी आर्डर के खिलाफ यानी कि जो दौरान समाअत कोई भी अदालत आर्डर जारी करती है या जब मुकदमे का फैसला हो जाता है उसके खिलाफ तो ना तो कोई अपील हो सकती है और ना ही कोई जो है वो नजरसानी हो सकती है। जबकि जो सेक्शन 8 के तहत दावा दायर होता है वो एक रेगुलर सिविल सूट होता है जिसमें जो है वो अपील भी हो सकती है और नजरसानी भी हो सकती है। तो इस तरह जो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है इनमें जो बुनियादी फ़र्क हैं वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन ये जो मौजूदा वीडियो है जो इस वक्त मैं आपके सामने जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें अब सिर्फ जो है मैं सेक्शन 8 की बाबत ही डिस्कस करूँगा। जबकि जो सेक्शन 9 है इसकी बाबत जो है मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप सेक्शन 9 के बारे में जो है डिटेल से जान सकें। लेकिन मौजूदा वीडियो में जो है अब सिर्फ जो है वो सेक्शन 8 की बाबत ही जो है वो बात की जाएगी। अब जो सेक्शन 8 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, इसका क्या स्कोप है, इसके तहत यानी कौन कौन से लोग जो है वो दावा दायर कर सकते हैं और इसकी क्या लिमिटेशन है और इस पे जो है कितनी कोर्ट फीस लागू होती है और इसके साथ दीगर कौन से क्लेम किए जाते हैं, तो इन सब को जानने के लिए सबसे पहले जो है सेक्शन 8 की जो है डेफिनेशन को सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि सेक्शन 8 की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो सेक्शन 8 जो है ये कहता है कि ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure 1908। यानी अगर कोई शख्स जो है वो किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हकदार है तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जिसको मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 भी कहते हैं उसमें बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक जो है अपना कब्जा जो है वो रिकवर कर सकता है। मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 एक प्रोसीजरल लॉ है। पाकिस्तान में जितने भी ऑर्डनरी सिविल सूट चलते हैं ये सारे मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के तहत चलते हैं। मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 में ये बता दिया गया कि कोई भी दावा जो है वो किस तरह दायर होगा और उसके बाद फिर दावा दायर होने के बाद मुद्दाला की जो है वो तलबी किस तरह होगी और जवाब दावा किस तरह आएगा, फिर अदालत जो है किस तरह इशू फ्रेम करेगी, जो रेलिवेंट इशू होते हैं जिन पे अदालत ने कोई जो है शहादतें लेनी होती हैं, और फिर शहादतें आने के बाद जो है अदालत जो है किस तरह अपना जो फैसला और पर्चा डिग्री जारी करेगी और बाद में उस फैसला और पर्चा डिग्री पर किस तरह अमल दरामद होगा यानी एग्जीक्यूशन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 में बता दी गई हैं। तो इसलिए जब किसी ने सेक्शन 8 के तहत दावा दायर करना है तो उसने मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के तहत जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो इसलिए सेक्शन 8 के तहत जो है वो कब्जा वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट में जो है मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दावा दायर किया जाएगा और अदालत में जो है अपने कब्जे का जो हक है वो साबित किया जाएगा शहादतों के जरिए। और जब आपका कब्जे का हक साबित हो जाता है तो फिर अदालत जो है एक फैसला और पर्चा डिग्री जो है वो जारी करती है जिसके तहत जो है कब्जा आपको दिला दिया जाता है और बाद में एग्जीक्यूशन के जरिए वो कब्जा जो है एक्चुअल पोजेशन जो है वो आपके हैंडओवर जो है वो कर दिया जाता है। तो इस तरह इसके तहत जो दावा है वो मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी के प्रोसीजर के तहत होगा।
लेकिन अब इसमें अगली चीज़ जो है, इस सेक्शन के तहत जो है वो कौन कौन लोग जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सेक्शन 8 है, इसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है, यानी इस पे कोई भी ऐसी कतगत नहीं, कोई भी शख्स जो है उसको किसी भी तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी के कब्जे का हासिल हो जाए, तो वो शख्स जो है वो सेक्शन 8 के तहत जो है वो दावा दायर करके जो है अपना कब्जा जो है वागजार करवा सकता है। इसकी जो मैंने आगे आपके सामने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें लिखा है कि ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक शख्स जिसको किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हक है। बाज लोग जो हैं ये जो एंटाइटल का लफ्ज़ है, इसका जो मैनी है वो गलत अखज़ कर लेते हैं। ये कहते हैं कि एंटाइटल का मतलब है कि जिसके पास टाइटल हो, यानी जिसके पास मलकियत हो या रजिस्ट्री हो। तो इससे नतीजा ये अखज़ करते हैं कि जो शख्स मालक है सिर्फ सेक्शन 8 के तहत जो है वही शख्स जो है वो कब्जा वापसी का दावा दायर कर सकता है, जबकि ये तशरीह गलत है और ये जो नतीजा लोग ये अखज़ करते हैं वो भी गलत नतीजा अखज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन ही क्लियर है कि हर वो शख्स जिसको किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हक हो, यानी ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये नतीजा अखज़ करना गलत है। फिर मैं इसकी बाबत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट बताता हूँ। 2019 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज है 84। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 8 जो है इसके तहत हर वो शख्स दावा दायर कर सकता है जिसको कब्जा किसी प्रॉपर्टी का हासिल करने का हक हासिल होता है। इस सेक्शन 8 को सिर्फ मालक की हद तक महदूद कर देना दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर इसको सिर्फ मालक की हद तक महदूद कर दिया जाए तो ये इसके स्कोप को कम करने के मुतरातिब है। तो इसलिए अगर कोई शख्स जो है वो किसी का किराएदार है, यानी किसी प्रॉपर्टी में बतौर किराएदार है, या उसके पास जो प्रॉपर्टी है गिरवी उसने किसी से ली हुई है, या कोई किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी है, या कोई किसी ट्रस्ट का बेनिफिशरी है और वो किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हक रखते हैं या किसी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेना चाहते हैं, तो वो भी सेक्शन 8 के तहत जो है वो दावा दायर करके अपना जो कब्जा है वो वागदार करवा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेक्शन 9 के तहत किसी के पास दावा दायर करने की रेमेडी हासिल होती है, लेकिन वो 6 माह के अंदर दावा दायर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रेमेडी खत्म हो जाती है। ऐसा शख्स भी जो है वो सेक्शन 8 के तहत जो है 6 माह गुजरने के बाद जो है वो दावा दायर करके एक रेगुलर सिविल सूट में आकर तो अपना जो कब्जा है वो वागदार करवा सकता है। तो इस तरह इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सेक्शन 8 के तहत जो है हर वो शख्स जो है वो दावा दायर कर सकता है जिसको किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हासिल करने का जो है वो हक हासिल हो जाता है। अब इसमें अगली चीज़ पे आ जाएंगे, इस सेक्शन के तहत जो है वो लिमिटेशन जो है वो क्या होगी, यानी इसमें लिमिटेशन का लॉ जो है इसके बारे में क्या कहता है। तो इसके बारे में मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और किसी वजह से अपने माशी मसाइल की वजह से या दीगर किसी वजूहात की वजह से कि वो मुकदमे को अफोर्ड नहीं कर सकता था और वो टाइमली दावा नहीं दायर कर सका, तो क्या ऐसा होना चाहिए या क्या इंसाफ ऐसा कहता है कि ऐसे शख्स को सिर्फ इस बिना पर उसके कब्जे से महरूम कर दिया जाए जिस प्रॉपर्टी का वो मालिक है। भाई तुमने टाइमली दावा क्यों नहीं किया? तो आपका जवाब लाजमी तौर पर यही होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मालिक है उसको हर सूरत जो है वो कब्जा मिलना चाहिए और जो नजायज़ काबज होता है तो उसको हर सूरत जो है वो बेदखल होना चाहिए। तो इसलिए ये जो बुनियादी जो फितरत का कानून है वो तो यही है कि मालिक जो होता है उसको हर सूरत जो है उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा मिलना चाहिए। तो ये फितरत का जो कानून है ये पाकिस्तान में अडॉप्ट हो चुका है। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान का जो लिमिटेशन एक्ट है 1908 का, इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 28 और साथ इसके फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल था आर्टिकल 144। ये दोनों इकट्ठे पढ़े जाते थे। इनके तहत क्या था कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी की प्रॉपर्टी पर नजायज़ काबिज है और जो मालिक है वो 12 सालों तक जो है अपना कब्जा वागजार करवाने के लिए दावा दायर नहीं करता, तो जो मालिक के मालकाना हुकूक थे वो खत्म हो जाते थे और जो नजायज़ काबिज होता था उसको जो है मलकियत का हक खत्म हो जाता था, मलकियत का हक हासिल हो जाता था। तो ये सेक्शन 28 था। ये सेक्शन जो है आज भी इंडिया में और दूसरे बहुत से ममालिक में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इस सेक्शन के बारे में साल 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 2063 पेज का नंबर है और 1991 की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि ये जो सेक्शन 28 है लिमिटेशन एक्ट में, यानी जिसमें एडवर्स पोजेशन की लीगल टर्म के तहत जो है किसी के मालकाना हकूक खत्म होते हैं, ये गैर इस्लामी है। क्योंकि इस्लाम तो जो है मलकियत को तफज़ देता है और मालकाना जो हकूक है उस इस्लाम में तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ऐसा जो सेक्शन है जो इस्लाम की बुनियादी जो बुनियाद है उसके बरक्स है, तो ऐसा सेक्शन जो है पाकिस्तान के लॉ का हिस्सा कैसे रह सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में अपनी जजमेंट के जरिए सेक्शन 28 को जो है वो नल एंड वाइड करार देकर, गैर इस्लामी करार देकर ख़त्म कर दिया। और बाद में फिर साल 1995 में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने एक अमेंडमेंट के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर सेक्शन 28 और उसके साथ जो है
आर्टिकल 144 को जो फर्स्ट शेड्यूल में था लिमिटेशन एक्ट के, इन दोनों को ख़त्म कर दिया। तो अब चूंकि जो एडवर्स पोजेशन है उसकी जो लीगल टर्म है ये पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है, और जो नजायज़ काबज़ होता है उसको कोई मालकाना हकूक हासिल नहीं होते, और जब मालक है उसकी मलकियत ख़त्म ही नहीं होती, तो क्या जो मालक है उसे उसकी प्रॉपर्टी के कब्जे से सिर्फ इस वजह से महरूम रखा जा सकता है कि उसने दावा दायर करने में जो है वो देर कर दी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको एक जजमेंट भी बता दूं कि एक जजमेंट है 2015 CLC 1711, ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें यह हेल्ड किया गया कि जो मालक है उसके लिए कब्जा वापस लेने की बाबत जो है कोई म्याद नहीं, वो किसी भी वक्त जो है अपनी प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वापस लेने का दावा दायर कर सकता है। फिर मैं आपको एक और जजमेंट बताता हूँ, 2022 CLC पेज है 1703, ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस अनवार साहब साहब की जजमेंट है ये। इसमें उन्होंने 30 साल पुराना कब्जा जो है एक जो शख्स है उसको दिला दिया, और 30 साल पुराने मुकदमे का ये केस था, और इस पूरी जजमेंट में कोई लिमिटेशन का उज़र नहीं आया। अगर इसमें कोई लिमिटेशन का उज़र होता, यानी जिस तरह मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें एक आर्टिकल है 142, जिसके तहत जो लिमिटेशन है नजायज़ कब्जे को वापस हासिल करने की वो 12 साल है। उस जो आर्टिकल 142 है उसमें ये लिखा है कि जब किसी शख्स से जो है वो कब्जा छीना गया हो, या जब किसी शख्स को बेदखल किया गया हो, या उसका कब्जा जो है मौकूफ हो गया हो यानी रुक गया हो, तो ऐसी डेट के 12 सालों के अंदर अंदर जो है वो कब्जा वापस लेने की बाबत जो है वो दावा दायर कर सकता है। तो बाज़ लोग इस बुनियाद पर कहते हैं कि ये जो सेक्शन 8 के तहत जो दावा दायर करने की जो म्याद है वो 12 साल है, जबकि जो आर्टिकल 142 है अगर इसको देखा जाए तो ये कहता है कि जब किसी को बेदखल किया गया हो या किसी का कब्जा रुक गया हो, तो इससे ये इजाज़त किया जा सकता है कि जब किसी शख्स को अगर किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हक है, वो मालिक नहीं है लेकिन उसको कब्जे का हक है, और वो 12 सालों तक जो है वो कब्जा वापसी का दावा दायर नहीं करता, तो आर्टिकल 142 जो है उस पर तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये मालिक पर अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको एक जजमेंट बताई 2022 CLC 1703, जिसमें जो है लाहौर हाई कोर्ट ने 30 साल पुराना कब्जा दिला दिया, और कोई जो है वो लिमिटेशन का उज़र नहीं आया। अगर लिमिटेशन इस पे लागू होना होती तो ये दावा जो है किसी सूरत में जो है वो डिग्री ना होता, बल्कि लिमिटेशन की वजह से ये दावा जो है ये खारिज हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान में अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो 1991 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 2063, उस जजमेंट के बाद जब मालकाना हकूक खत्म नहीं होते तो फिर किसी शख्स मालक को जो है उसकी प्रॉपर्टी के कब्जे से कैसे महरूम किया जा सकता है। फिर 2015 CLC 1711 और 2022 CLC 1703, इन दोनों की मौजूदगी में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो प्रॉपर्टी का कोई शख्स मालक है उस पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं होती, वो किसी भी वक्त जो है वो अपना जो कब्जा है वापस हासिल करने के लिए वो जो है वो दावा दायर कर सकता है। और जो आर्टिकल 142 है लिमिटेशन एक्ट 1908 के फर्स्ट शेड्यूल में, वो सिर्फ उस सूरत में लागू होता है जब किसी शख्स को कब्जे का हक हासिल हो, लेकिन उस शख्स ने बर वक्त जो है अपना वो कब्जा हासिल ना किया हो, तो उस शख्स पर जो है वो आर्टिकल 142 जो है वो लागू हो सकता है, और वो लिमिटेशन की ज़द में आकर उसका जो दावा है वो खारिज हो सकता है। लेकिन मालक की हद तक जो है वो कोई लिमिटेशन जो है वो लागू नहीं होती, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और साथ जो है रेलिवेंट जजमेंट जो है वो भी आपको बता दी। अब इसमें अगली चीज़ पे आ जाएं कि इसमें जो है वो कोर्ट फीस कितनी लगेगी। तो कोर्ट फीस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो कब्जा वापसी के दावे होते हैं इन पे जो है वो कोर्ट फीस मस्ट लगती है, और इसमें जो कोर्ट फीस किस हिसाब से लगती है, जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है उसके हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। इसमें जो पाकिस्तान में कोर्ट फीस एक्ट 1870 का है उसका सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 है, जिसके तहत जो है ये कोर्ट फीस लगती है। उसमें यही है कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो कोई जो है बाग है या कोई मकान है तो उस पर जो है उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी ज़रई है और वो उस पर जो है वो सालाना प्रॉफिट हासिल होता है, और जिस वक्त जो है उस पर नजायज़ कब्जा हो गया उससे पिछले साल पर उस पर जितना प्रॉफिट हुआ है उसका जो है वो 15 गुना जो है उसके हिसाब से जो है उस पर जो है वो कोर्ट फीस लगेगी। तो जो ज़रई ज़मीन है इसकी हद तक थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो प्रॉफिट होता है अगर उसको 15 गुना करें तो वो भी जो है वो 2 लाख से 4-5 लाख से ऊपर चला जाता है। तो पाकिस्तान में जो कोर्ट फीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15,000 रुपये है, और वो किस तरह उसको काउंट किया जाता है 7.5% जो है वो 7.5% के हिसाब से काउंट की जाती है, और जब वो 2 लाख रुपये पहुंच जाती है तो फिर वो रुक जाती है, यानी जब कोर्ट फीस 15,000 मुकम्मल हो जाती है तो फिर जो कोर्ट फीस है वो रुक जाती है। तो इसलिए जो पाकिस्तान में जो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट फीस है वो 15,000 रुपये है, और इसके बाबत जो है कोर्ट फीस एक्ट 1870 का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका आर्टिकल 1 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो कोर्ट फीस जो है वो 7.5% के हिसाब से काउंट होगी, और जब वो 15,000 रुपये मुकम्मल हो जाएगी तो वो रुक जाएगी। पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब
और केपी की और जो बलूचिस्तान है उनमें ये जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ऐसे ही है, जबकि जो सिंध में थोड़ा सा चेंज है उसको आप अगर मुलादा कर लेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये ज़हन में रखें कि जो सेक्शन 7 है और सब सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1800 उसका सॉरी लिमिटेशन एक्ट नहीं, कोर्ट फीस एक्ट 1870 का, उसके तहत जो है वो कोर्ट फीस लगती है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसके हिसाब से कोर्ट फीस लगती है और 7.5% के हिसाब से और 15,000 रुपये पर जाकर रुक जाती है। और जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ये तरीका बताया गया है कोर्ट फीस काउंट किस तरह होगी, यानी वो 7.5% के हिसाब से जो है वो काउंट होगी और 2 लाख रुपए जाकर वो रुक जाएगी। फर्स्ट शेड्यूल का ये आर्टिकल 1 है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपका कोर्ट फीस के बारे में जो है माइंड क्लियर हो जाएगा। बहरहाल पंजाब में मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम कोर्ट फीस है वो 15,000 रुपये लगती है। बेशक जो प्रॉपर्टी है वो ज़रई हो, मकान हो या रिहायशी हो, अब उस पर कोर्ट फीस 15,000 रुपये ही लगती है। अगर ज़रई ज़मीन का जो है प्रॉफिट भी देखा जाए तो वो 2 लाख रुपये से बढ़ जाता है, तो इसलिए कोर्ट फीस जो है वो 15,000 रुपये लगेगी। जब भी किसी ने जो कब्जा वापसी का दावा सेक्शन 8 के तहत दायर करना है तो वो चीज़ जान ले कि उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट फीस है वो 15,000 रुपये जो है उस पर जो है वो लागू होगी। अब कोर्ट फीस के बाद जो अगली चीज़ है वो ये देख लें कि सेक्शन 8 के तहत जो है मजीद जो है वो कौन से दावा, जो सेक्शन 8 के तहत जो दावा दायर किया जाता है इसमें जो है मजीद क्या क्लेम किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि जो सेक्शन 8 जो के तहत जो दावा दायर किया जाता है किसी गैर मनकूला जायदाद की वापसी जो कब्जे वापसी का जो दावा होता है उसमें जो क्लेम किया जा सकता है वो है मीन प्रॉफिट का। मीन प्रॉफिट क्या होता है? जो आपकी प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट होते हैं वो नजायज़ काबिज उठा रहा होता है लेकिन हकीकत में वो आपका हक होता है, तो आप वो बेनिफिट आपको मिलनी चाहिए। तो मीन प्रॉफिट जो लीगल टर्म है, इस मीन प्रॉफिट के तहत जो है वो आप जो बेनिफिट जो आपका जो नजायज़ काबिज इस्तेमाल कर रहा है वो कोर्ट जो है वो आपको दिलाती है, लेकिन अपने दावे में साथ ये क्लेम करने चाहिए और इसके लिए कोई लहदा कोर्ट फीस नहीं लगती। वो जो कोर्ट फीस आपने कब्जा वापसी के बाबत लगा दी होती है उसी में ये जो है मीन प्रॉफिट का जो क्लेम है वो भी जो है वो डील हो जाता है। और फिर अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो कोई नुकसान पहुंचा दिया है तो उसकी बाबत भी जो है आप जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मीन प्रॉफिट जो है ये सेक्शन 8 के तहत जो दावा है इसके साथ जो है ये क्लेम किया जा सकता है। इसके बारे में जजमेंट्स भी मुलादा कर लें, 2012 CLC 377 और 2009 CLC 1388, इन 2 जजमेंट्स को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो मीन प्रॉफिट है वो सेक्शन 8 के तहत जो दावा है उसमें जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं, जबकि जो सेक्शन 9 के तहत जो दावा होता है उसमें मीन प्रॉफिट जो है वो क्लेम नहीं किए जा सकते। तो इस तरह सेक्शन 8 को जानने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सेक्शन 8 जो है इसका स्कोप जो है अनलिमिटेड है। इसमें कोई भी शख्स जो है जिसको किसी भी लिहाज से किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का हक हासिल हो जाता है, बेशक जो प्रॉपर्टी का जो कब्जा है उसे ज़बरदस्ती छीना गया हो, उसकी मर्जी से हासिल किया गया हो, लेकिन जब उसने कब्जा वापसी का मुतालबा किया उसको कब्जा वापस ना मिला तो वो शख्स जो है वो सेक्शन 8 के तहत दावा दायर करके अपना जो कब्जा है वो अगदर करवा सकता है। और जो मालिक है उस पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं होती, वो ज़िंदगी में किसी भी वक्त जो है अपनी मलकियत की बना पर जो है वो दावा दायर करके अपना जो कब्जा है वो अगदर करवा सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 142 है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, उसके फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन है उसके मुताबिक ये जो 12 साल की लिमिटेशन है सिर्फ उस सूरत में लागू हो सकती है जब किसी शख्स को सिर्फ कब्जे का हक हो लेकिन वो 12 सालों के अंदर दावा दायर नहीं करता, तो ऐसे शख्स पर जो है वो लिमिटेशन का जो आर्टिकल 142 है लिमिटेशन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल का वो लागू हो सकता है। और फिर इसमें जो कोर्ट फीस है वो मैंने आपको बता दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये लागू होगी। और इसके अलावा इसके साथ जो दीगर क्लेम है वो मीन प्रॉफिट और डैमेज के जो है वो भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह जो सेक्शन 8 है इसको डिटेल के साथ आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की, जबकि जो सेक्शन 9 है इसके बारे में मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, आप उसको भी मुलादा कर लेंगे। तो गैर मनकूला जायदाद जो है इसके जो कब्जा वापसी के बाद जो सिविल लॉ है उसको आप मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो रिसर्च है कोई शख्स जितनी भी करनी चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए ताकि ज़िंदगी में किसी भी मौके पर आपके इल्म में ये हो कि अगर सिविल कोर्ट के ज़रिए जो है कब्जा किसी ने वापस हासिल करना है तो उसके क्या स्कोप हैं और किस वक्त सूरत में जो है वो ज़बरदस्ती कब्जा जो किसी से छीन दिया जाता है तो वापस हासिल करने के लिए दावा दायर हो सकता है, और किस सूरत में जब किसी को जो है वो कब्जा वापसी का हक किसी भी सूरत में जो है हासिल हो सकता है तो वो शख्स जो है वो कैसे जो है वो दावा दायर कर सकता है।